आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता क्या है? जब कभी भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है हार्ट को, यानी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसकी वजह से आपका मायोकार्डियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जिसकी वजह से मायोकार्डियम डैमेज हो जाता है, मायोकार्डियम का वो पार्ट फंक्शन नहीं करता है। इसको आप क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जैसे आपने देखा था एंजाइना पेक्टोरिस जो था वो था रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो रिवर्स हो सकती थी, लेकिन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है? एमआई आपका दो तरीके का हो सकता है। पहला ट्रांसम्यूरल, दूसरा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आपका हो सकता है सब एंडोथेलियल। ट्रांसम्यूरल क्या होता है? जो इन्वॉल्व्स होल थिकनेस, पूरी थिकनेस ऑफ द हार्ट को ये इन्वॉल्व करता है, ये होता है ट्रांसम्यूरल। और दूसरा हो सकता है आपका सब एंडोथेलियल। सब एंडोथेलियल क्या होता है? जो इनर 1/3 ऑफ द वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करता है, इनर 1/3 ऑफ द वेंट्रिकल को। तो ये दो तरीके का एमआई हो सकता है। अब एमआई में आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहले स्क्वीजिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन होगा, सिक्वीजिंग चेस्ट पेन होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? ये सिक्वीजिंग चेस्ट पेन होगा, ये रेडिएट कहाँ कर रहा होगा? इनर आर्म में, जॉ और साथ साथ में एपिगैस्ट्रियम, इनमें ये रेडिएट कर रहा होगा एपिगैस्ट्रियम में। इसके साथ साथ डायाफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया होगा जिसकी वजह से आपकी जो पल्स होगी वो बढ़ी हुई मिलेगी। ये तीन मेनली कंडीशन है। और साथ में आपको क्या मिलेगा? नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्निया। ये आपके सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? सिक्वीजिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन मिलेगा जो रेडिएट करेगा इनर आर्म में, जॉ में, एपिगैस्ट्रियम में, साथ में डायाफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, और साथ में आपको क्या मिलेगा? पल्स बढ़ी हुई, टेकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और आपको साथ में यहाँ पे डिस्निया मिलेगा, डिस्निया। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। अब इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है और क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स होती है, डायग्नोसिस क्या क्या होती है। तो जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो आपकी होती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ये कहाँ का सप्लाई करती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। ये आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और साथ में आपके एपेक्स ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये जो इंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको सप्लाई करती है, यही मोस्ट क्लिनिकली प्रेजेंटेबल एमआई होता है। मोस्ट क्लिनिकली जो प्रेजेंटेबल एमआई होता है वो यही वाला होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का इंटीरियर बॉर्डर या इंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मोस्ट क्लिनिकली प्रेजेंटेबल होता है। और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व आर्टरी। अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे इसकी। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, हम बारी बारी पढ़ेंगे सारे मेथड डायग्नोसिस। सबसे पहले फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है? ईसीजी। ईसीजी में आपको क्या मिलेगा? हाइपर एक्यूट टी वेव्स, हाइपर एक्यूट टी वेव्स, ठीक। और साथ में आपको क्या मिलेगा? अगर एमआई ओम्ड है, ओम्ड एमआई, तो आपको मिलेगा यहाँ पे हाइपर एक्यूट टी वेव्स आपको मिलेगी नॉर्मल में, और एमआई में आपको क्या मिलेगा? क्यू वेव्स प्रोमिनेंट होंगी, क्यू वेव्स प्रोमिनेंट होंगी। साथ में दूसरी फाइंडिंग क्या है? दूसरी फाइंडिंग है आपकी एंजाइम्स। एंजाइम्स मेनली हम पढ़ते हैं चार। पहली एंजाइम है मायोग्लोबिन, दूसरी एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज, तीसरी एंजाइम है ट्रोपोनिन, और यहाँ पे चौथी एंजाइम है आपके पास एमडीएच, रैपिड डिहाइड्रोजिनेस। देखिए मायोग्लोबिन क्या होती है? मायोग्लोबिन होती है फर्स्ट टू राइज, सबसे पहले बढ़ती है, फर्स्ट टू इंक्रीज, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती है। क्रिएटिनिन काइनेज तीन प्रकार की हो सकती है, सीके बीबी, सीके एमबी और सीके एमएम। ये जो सीके एमबी होती है ये यहाँ पे एमआई में ये रिस्पॉन्सिबल होती है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन ये भी स्पेसिफिक नहीं है। ये आपकी मायोकार्डाइटिस में भी बढ़ी हुई हो सकती है, मायोकार्डाइटिस में भी। अब जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो आपकी है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में भी दो होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो जो ट्रोपोनिन आई है एमआई में क्या आता है? आई, तो ट्रोपोनिन आई होती है, ये होती है मोस्ट स्पेसिफिक,
मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एमआई। ये एमआई में तुरंत बात नहीं पड़ती है, लेकिन जब अगर ये एक बार बढ़ जाती है तो ये कम से कम 7 से 10 दिन तक एनिवेटेड रहती है, 7 से 10 डेज तक एनिवेटेड। तो आप एमआई को ट्रीट करेंगे, उसके बाद आप ट्रोपोनिन आई का लेवल चेक करेंगे। अगर ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो 7 से 10 दिन के अंदर ट्रोपोनिन का लेवल कम हो जाएगा, 7 से 10 दिन बाद कम हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से 10 दिन बाद भी ये बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कि अभी एमआई है, रिकरेंट एमआई हुआ है। इसके बाद ये होगा एंजाइम्स की बात। अब हम तीसरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे, एमडीएच। नॉर्मली बॉडी में एमडीएच दो प्रकार की होती है, एमडीएच 1 और एमडीएच 2, और इनका कॉन्फ़िगरेशन एमडीएच 1 ग्रेटर देन एमडीएच 2 होता है। लेकिन एमआई के केस में ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है इनका, एमडीएच 2 ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एमडीएच 1। इसका रीज़न क्या है, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के अंदर एमडीएच 2 प्रेजेंट होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये हार्ट रप्चर कर जाएगा तो एमडीएच 2 बाहर आ जाएगा। अगर एमडीएच 2 बाहर आ गया, मान लीजिए हार्ट रप्चर कर गया, एमडीएच 2 बाहर आ गया, तो हार्ट के अंदर तो एमडीएच 2 कम हो गया, लेकिन ब्लड के अंदर एमडीएच 2 ज़्यादा हो गया। इसलिए एमआई के केस में एमडीएच 2 इज ग्रेटर देन एमडीएच 1। इसको डिपिक्ट करने का एक तरीका है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड टेस्ट, टीटीसी टेस्ट। ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड, टेट्राजोनियम होता क्या है, आपने हार्ट का एक टिश्यू लिया, इसके ऊपर आपने ये टीटीसी का सैंपल डाला। अगर ये ब्रिक रेड कलर का आता है, ब्रिक रेड, यानी कि वहाँ पे एमडीएच 2 प्रेजेंट है, यानी कि वो एक नॉर्मल केस है, नॉर्मल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टीटीसी डाला और यहाँ पे कोई कलर नहीं आया, पेयंग वाइट है या येलो है, इसका मतलब ये है कि ये एक एमआई का केस है। मान लीजिए पेशेंट की डेथ हो गई, आपको पता करना है कि वो एमआई की वजह से हुई है या नहीं हुई है, तो उसका टीटीसी टेस्ट कराइए। अगर ब्रिक रेड है यानी हार्ट नॉर्मल है, उसको एमआई नहीं है। लेकिन अगर पेन वाइट या येलो आता है तो यानी उसको एमआई है, क्योंकि वहाँ पे एमडीएच 2 उसके हार्ट में नहीं होगा, लेकिन ब्लड में एमडीएच 2 इज ग्रेटर देन एमडीएच 1 होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इकोकार्डियोग्राफी पे। इकोकार्डियोग्राफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इकोकार्डियोग्राफी में क्या दिखेगा, अगर वेंट्रिकल कमजोर हो गया या रप्चर हो गया तो वेंट्रिकल का एकाइनेसिया दिखेगा या हाइपोकाइनेसिया, यानी वेंट्रिकल या तो काम बिल्कुल नहीं करेगा, कम काम कर रहा होगा, हाइपोकाइनेसिया। एक और टेस्ट होता है थेनियम स्कैन। थेनियम स्कैन, थेनियम एकदम वैसा होता है जैसे आपका पोटेशियम होता है, जस्ट लाइक K+। तो मान लीजिए दो हार्ट हैं, यहाँ पे एमआई हो रखा है। अगर मान लीजिए इस वाले हार्ट में एमआई हो रखा है, तो जहाँ पे एमआई हो रखा है वहाँ पे पोटेशियम की तरीके ही थेनियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जहाँ थेनियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मान लीजिए यहाँ पे थेनियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ और बाकी जगह थेनियम एब्जॉर्ब हुआ, तो बाकी जगह थेनियम स्कैन में डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो जहाँ पे एमआई हुआ है वहाँ पे थेनियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो जगह डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, तो वो थेनियम स्कैन में अलग से ही दिखेगी और हम बता सकते हैं एमआई यहाँ पे है। लेकिन अगर नॉर्मल हार्ट है तो पूरे में थेनियम स्कैन आराम से दिख जाएगा, थेनियम आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, हर जगह थेनियम दिख जाएगा। ये हो गया आपका थेनियम स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी, थेनियम स्कैन। यहाँ पे एक चीज़ और है, जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसके पास स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, स्क्वीजिंग चेस्ट पेन, तो वो अपनी जो फिस्ट होती है उसको स्क्वीज करके अपने चेस्ट पे रखे हुए होता है, ऐसे करके आता है, ऐसे रखे हुए आता है। इस साइन को कहते हैं लेवाइन साइन, लेवाइन साइन। स्क्वीजिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन होता है, इसकी वजह से स्क्वीजिंग फिस्ट होती है, वो उसकी सीने पर रखी हुई होती है, तो इसको कहते हैं लेवाइन साइन। ये हो गए यहाँ पे हमारे पास डायग्नोसिस। इसके बाद जो मेन डायग्नोसिस बचती है आपकी, वो बचती है बायोप्सी। बायोप्सी आपकी ये बताती है कि एमआई कितना पुराना एमआई है, 4 घंटे से लेकर कितने महीनों का एमआई है, मंथ्स का, ये आपको बायोप्सी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर एमआई 4 घंटे से कम का है, लेस देन 4 आवर्स, तो जो हार्ट का टिश्यू होगा वो एकदम नॉर्मल होगा। फर्दर बायोप्सी में क्या चेंजेस आते हैं इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें बताऊंगा आपको कि बायोप्सी में कौन से मिनट में क्या चेंज आता है, कौन से आवर में क्या चेंज आता है, जिससे आप इसको आसानी से देख सकेंगे। अभी हम यहाँ पे बायोप्सी की बात नहीं करेंगे, अभी हमने बाकी सारे टेस्ट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधे कॉम्प्लिकेशंस पे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एमआई में, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है तो मोर चांस है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप होगा, फिब्रिलेशन, और ये फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, या 25% में जो डेथ का कॉज है वो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है। अब मान लीजिए ये आपका हार्ट है और ये बाहर वाला पेरिकार्डियम है,
और मान लीजिए एमआई में फ्री वॉर्म रप्चर हो गया, ये जो वॉर्म है ये रप्चर हो गई, तो जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर आने लगेगा, पेरिकार्डियम में भरने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। इस केस में कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से हीमोडायनेमिक्स इसकी डिस्टर्ब होगी, पेशेंट शॉक में जा सकता है। साथ साथ में क्या होगा, वेंट्रिकल अगर मान लीजिए ये मायोकार्डियम है, लेकिन अगर ये रप्चर नहीं हुआ फिर भी जो इन्फ्रैक्टेड मायोकार्डियम है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये सॉफ्ट है तो ये स्ट्रेचेबल हो जाएगा, अगर ये स्ट्रेचेबल है तो यहाँ पे एक एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है, वेंट्रिकल में एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है, एन्यूरिज्म, जिसकी वजह से यहाँ पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, शॉक हो गया, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो गया, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया। अब यहाँ पे और साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे अब हम एक बात करेंगे ड्रेसनर सिंड्रोम की। क्या बात करेंगे, ड्रेसनर सिंड्रोम, ड्रेसनर सिंड्रोम, ठीक। ड्रेसनर सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का केस है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम होता है, जिसमें नियो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, नियो एंटीजन। ये नियो एंटीजन आपके प्लूरा में भी प्रेजेंट होती है, ये आपके पेरिकार्डियम में भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपका प्लूरा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्लूराइटिस होता है, आपके लंग की पैरेन्काइमा इफेक्ट होती है, इसकी वजह से न्यूमोनाइटिस होता है, और आपका पेरिकार्डियम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होती है। ये पेरिकार्डियम कई बार मायोकार्डियम को भी इन्वॉल्व करता है, मायोकार्डियम, जिसकी वजह से आपको जो फीचर्स होंगे वो एमआई के तरीके लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मायोकार्डियम का केस है या ड्रेसनर सिंड्रोम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का केस है, तो हम करेंगे ट्रोपोनिन लेवल। अगर दवा देने के बाद भी ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है यानी कि ये एमआई का केस है, लेकिन अगर सिम्टम्स एमआई जैसे हैं लेकिन ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ नहीं है यानी वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का केस है या ड्रेसनर सिंड्रोम का केस है, ठीक। अब हम यहाँ पे एक और बात करेंगे, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे रीपरफ्यूजन इंजरी की। मान लीजिए रीपरफ्यूजन इंजरी, मान लीजिए कोई थॉम्बस था, जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट की ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे कहीं थॉम्बस बना हुआ है, तो ये हार्ट को सप्लाई करने से रोकेगा, जिसकी वजह से हार्ट का मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। अब आपने मान लीजिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया, जो कि एक क्लॉट बस्टर है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आपने दिया है तो इसको क्लॉट को ये बस्ट कर देगा और आसानी से रीपरफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, इस क्लॉट को हटाने के चक्कर में यहाँ पे इतना रैपिड ब्लड फ्लो होता है कि जो कैल्शियम आयंस है वो बहुत सारे यहाँ पे जाते हैं हार्ट के पास, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बैंड बनते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फर्दर एमआई एग्रावेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और हार्ट की सप्लाई हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से एमआई और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है सही होने की जगह। इसको कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले वेजोडाइलेटर्स हैं, वेजोडाइलेटर्स हैं, और ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट में हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स, थ्रोम्बोलाइटिक जितने भी हैं ड्रग्स, और हमारे पास क्या है एसीई इनहिबिटर्स हैं, और साथ साथ में हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हमने अपना एमआई कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने जो बात नहीं की है वो हमने बायोप्सी फाइंडिंग की बात नहीं की है। बायोप्सी फाइंडिंग के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ बायोप्सी के बारे में बात करेंगे।